हेलो मित्रों, नमस्कार। हिंदी प्रोफेसर एकेडमी में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग यूजीसी नेट का फर्स्ट पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि जून 2024 में हुआ था और जो निरस्त हो गया था। उस पेपर को यहाँ पे देखेंगे। तो पहले यहाँ पे डीआई पूछा गया था, ठीक है। तो यहाँ पे एक कंपनी दी गई है ना। विश्व में रोगियों का रोगवार प्रतिशत दिया गया है, तो इसको डिटेल से पढ़ लिया जाता है, ठीक है। इसमें 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। एक डीआई में 5, हाँ 4 5। तो यहाँ पे पहला प्रश्न पूछा गया था, यदि दक्षिणी अमेरिका में वृक्क रोगियों की संख्या में 25% कमी होती है तो विश्व में कुल वृक्क रोगियों की संख्या में कितने % की कमी होगी। तो यहाँ पे मित्रों इसका ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। सीधा हम ऑप्शन बता देते हैं, ठीक है। देख लेंगे 10%, ठीक है। यहाँ पे सॉल्व किया गया है, उसको देख लेंगे। ये देखो प्रश्न नंबर 2 देख लेते हैं। यदि यूरोप में रोगियों की संख्या में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है तो 2 वर्ष बाद यूरोप में रोगियों की संख्या और 2023 में दक्षिणी अमेरिका में वृक्क रोगियों की संख्या के बीच का अंतर कितना होगा। तो यहाँ पे दिया गया है आंसर ए, ठीक है। 8 लाख बनेगा। विश्व में समस्त रोगी कितने हैं? 80 करोड़ हैं, ठीक है। यूरोप में 10% है तो है ना, 8 करोड़ बनेगा 2 वर्ष बाद। यहाँ पे निकाला गया, इसको देख लेंगे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 देख लेते हैं, क्या कहा गया। यदि विश्व में यकृत शोध रोगियों की संख्या में 6% और हृदय रोगियों की संख्या में 22% वृद्धि होती है तो विश्व में यकृत शोध रोगियों की संख्या और हृदय रोगियों की संख्या का नया अनुपात क्या होगा। तो इसको देख लेते हैं मित्रों, कितना अनुपात बनेगा। ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 162 अनुपात 671। यहाँ सॉल्व किया गया हुआ है, देख लेंगे इसको कैसे निकाला गया है। प्रश्न नंबर 4 देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया में वृक्क रोगियों की संख्या विश्व में हृदय रोगियों की संख्या का लगभग कितने % है। तो लगभग 6.82% है। ऑप्शन नंबर बी सही है। यहाँ पे सॉल्व किया गया है, देख लेंगे मित्रों, ठीक है। ये देखिए विश्व में वृक्क रोगी कितने हैं? 24 करोड़ हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में वृक्क रोगी 5%, ठीक है, 1.2 करोड़ हो जाएगा। विश्व में हृदय रोगियों की संख्या 17.6 करोड़ है। तो इसका परसेंटेज कैसे निकालेंगे। लाभ प्रतिशत बराबर 1.6 गुणे है ना अपान 17/6 गुणे 1000, सॉरी 100। तो इसको काट देंगे, यहाँ पे 6.82% आ जाएगा। प्रश्न नंबर 5 देख लेते हैं। अफ्रीका में रोगियों की संख्या का एशिया और उत्तरी अमेरिका को मिलाकर वहाँ के वृक्क रोगियों की संख्या के साथ का अनुपात कितना है। यहाँ हो जाएगा मित्रों डी ऑप्शन, यानी 50/21। कितना हो जाएगा मित्रों? 50/21 हो जाएगा। तो हमारा ये प्रश्न नंबर 5 हो गया। 6 नंबर देखते हैं प्रश्न। 6 नंबर बहुत बड़ा है, यह मैचिंग करने वाला है, ठीक है। तो सीधा सीधा इसको हम मैच करवा देते हैं। ऑप्शन नंबर सी बनेगा इसका। यहाँ पे चलिए देख लेते हैं क्या क्या दिया गया था। 6 नंबर प्रश्न। यहाँ पे सूची 1 से 2 को मिलाना है। संचार रूप और विवरण। पहला दिया गया व्यक्तिक संबोधन, ठीक है, ये किस प्रकार का है, किससे संबंधित है। फिर दूसरा है हमारा सामाजिक नाटक,
फिर तीसरा है आख्यान और चौथा है मौन। इनको मैच करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। चलिए इधर देख लेते हैं, ये मैच हुआ है यहाँ पे। वैयक्तिक संचार किसी संबंधित अंत क्रिया में स्वयं व अन्यों की ओर इंगित करना है ना, व्यक्ति संबोधन। सामाजिक नाटक व्यवहार है तो सामाजिक सांस्कृतिक नियमों का आह्वान करता है। आख्यान क्या होता है, एक विशेष दृष्टिकोण से अनुक्रमिक वृत्तांतों या कथाओं को कहना व बार बार कहना। फिर उसके बाद मौन समुचित आचरण हेतु सामुदायिक नियमों के अधीन, ठीक है, अधीन। तो ये 6 नंबर हमारा प्रश्न था। 7वां देख लेते हैं। कक्षा प्रौद्योगिकी के प्रयोग को निम्नलिखित में से किस किस हेतु स्पष्ट की आवश्यकता होती है। अनुदेशन संदेश, पाठ्यक्रम उद्देश्य और प्रौद्योगिकी सक्षमताएं, विफलताओं के अनुभव, संस्थागत आक्रामकता। तो यहाँ पे बनेगा हमारा ए, बी और सी। कौन कौन सही है देख लेते हैं इसको। ए सही है, यानी अनुदेशन संदेश, उद्देश्य पाठ्यक्रम उद्देश्य सही है और प्रौद्योगिकी सक्षमताएं, ये तीनों सही हैं। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। शोध निबंध के निम्न अनुभागों को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। अभी स्वीकृति, शोध विधियाँ, विचार विमर्श, साहित्य समीक्षा। तो यहाँ पे हमारा कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्या क्या हो जाएगा देख लेते हैं। अभिवृत्ति है ना, अभी स्वीकृति, साहित्य समीक्षा, शोध विधियाँ और फिर विचार विमर्श, ये ऑप्शन इसका डी सही है। प्रश्न नंबर 9 देख लेते हैं मित्रों। 20वीं शताब्दी भारत के आरंभिक वर्षों में स्थापित विश्वविद्यालयों का सही अनुक्रम बताना है। विश्वविद्यालयों का अनुक्रम पूछा गया है। उस्मानिया विश्वविद्यालय, फिर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, SNDT महिला विद्यापीठ, नागपुर विश्वविद्यालय, फिर पटना विश्वविद्यालय। तो इनको क्रम से लगाना है, ठीक है। सही क्रम क्या बनेगा यहाँ देख लेते हैं। ऑप्शन इसका हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है, सी। तो यहाँ पे मित्रों इसको हम सीधा यहाँ पे ध्यान कर लेंगे, इसको तैयार ही कर लेंगे। पहला है हमारा आएगा SD है ना, SND महिला विश्वविद्यालय 1916 ईस्वी, पटना विश्वविद्यालय 1917 में, ठीक है, क्रम है। उस्मानिया विश्वविद्यालय 1918 में, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ये बनेगा 1920 और नागपुर विश्वविद्यालय 1923। तो ये इसका क्रम है, ध्यान रख लेंगे, फिर से रिपीट हो सकता है। प्रश्न नंबर 10 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन संरचनात्मक प्रेक्षण में प्रतिचयन उपागम की ओर संकेत करता है, जिसके द्वारा किसी प्रतिचयनित व्यक्ति का एक निर्धारित समयावधि के लिए प्रेक्षण किया जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, समूह प्रतिचयन। कौन सा, समूह प्रतिचयन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं क्लस्टर सैंपलिंग। क्या होता है इसको देख लेते हैं इसका डिटेल। सामूहिक प्रतिचयन के द्वारा किसी प्रतिचयनित व्यक्ति का एक निर्धारित समयावधि के लिए प्रेक्षण किया जाता है। उदाहरण के लिए एक स्कूल में सभी कक्षाओं से 5 कक्षाओं को बेहतरीन ढंग से चुना जाता है और फिर इन चुने गए कक्षाओं के सभी छात्र शोध के लिए प्रतिदर्श बनाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 11 देख लेते क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से जनसंचार की कौन कौन सी विशिष्टताएं हैं। जातीय श्रोता, नंबर 2
स्रोत के रूप में पेशेवर संचार। ऑप्शन नंबर 3 तत्काल प्रतिपुष्टि। ऑप्शन नंबर 4 माध्यम का उपयोग। ऑप्शन नंबर 5 है संदेशों का त्वरित प्रेषण। तो इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा हो जाएगा मित्रों? डी, बी डी ई, केवल बी डी ई होगा, है ना। ये हमारा हो जाएगा स्रोत के रूप में पेशेवर संचार, माध्यम का उपयोग और संदेशों का त्वरित प्रेषण। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन कोई भी बिल्ली गैर विडाल नहीं है के समतुल्य है। तो यहाँ पे मित्रों देख लेते हैं, इस तरह का क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। कोई भी विडाल बिल्लियाँ नहीं हैं, सभी गैर बिल्लियाँ विडाल हैं, ठीक है। सभी बिल्लियाँ विडाल हैं, सभी विडाल बिल्लियाँ हैं, ठीक है। तो ये क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा मित्रों? सी, सभी बिल्लियाँ विडाल हैं, ठीक है। सभी बिल्लियाँ विडाल हैं, ये बनेगा। यहाँ पूछा गया सभी बिल्लियाँ विडाल हैं, सभी बिल्लियाँ विडाल हैं। इस तरह का डायग्राम बनेगा, उसके अंदर सभी आ जाएंगे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, सॉरी सी, सभी बिल्लियाँ विडाल हैं। बाकी कोई भी विडाल बिल्लियाँ नहीं है, इस तरह का नहीं बनेगा। ये समतुल्य होगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। बौद्ध विचारधारा में आत्मचिंतन निम्न में से किस प्रक्रिया में सन्निहित है? शक्ति संबंध, धार्मिक परिवर्तन, शाब्दिक संचार और राजनीतिकरण। तो यहाँ पर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। शाब्दिक संचार। प्रश्न नंबर 14 देख लेते हैं मित्रों। निम्न भिन्नों को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। इनको क्या किया था मित्रों? बहुत आसान सवाल होता है, ये यूपी टेट में को पूछा जाता था। तो इनको बढ़ते क्रम में लगाना है। क्या करना है समझ लेते हैं। यहाँ पे 0 लगा दिया जाता है, ठीक है, सबके ऊपर। फिर इनको डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम निकालेंगे इसको डिवाइड करके, थोड़ा टाइम लगेगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो इसको हम ऐसे काटेंगे 17, है ना, पर 0 लगा देंगे। तो यहाँ पे 0 लगा देंगे, इसको फिर डिवाइड करते जाएंगे जहाँ तक कटेगा। इस तरह सबको करना है, चारों ऑप्शन को। फिर जो मान निकलेगा उनको रखना है घटते बढ़ते क्रम में, जिस क्रम में पूछा जाए, ठीक है। 15 नंबर प्रश्न है कि सतत विकास लक्ष्य यानी SDG से संबंधित निम्नलिखित का सही अनुक्रम क्या है? देखो इसका क्रम पूछ लिया गया है। प्रकाशनों की संख्या, कितने गोल हैं इसमें, ठीक है, ध्येयों की संख्या, उसके बाद टारगेट की संख्या, कितने लक्ष्य हैं, संकेतकों की संख्या। तो यहाँ पे इसको बताना है। सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा हमारा सी, BCDA। देख लेते हैं SDG से संबंधित संख्या से, है ना, के क्रम में। तो यहाँ पे ध्येय कितने हैं मित्रों, गोल कितने हैं, 17 हैं। टारगेट कितने हैं, 169 हैं। ध्यान रखेंगे संकेतकों की संख्या कितनी है, 247 है। ये ध्यान रखेंगे, फिर से पूछा जा सकता है। उसके बाद में 16 नंबर प्रश्न है, स्वयं से पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन स्वयं पाठ्यक्रमों हेतु नियुक्त किए गए राष्ट्रीय समन्वयक हैं? ऑप्शन नंबर ए भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलोर, ठीक है, IIMB। उसके बाद में दूसरा ऑप्शन है प्रौद्योगिकी संवर्धित अधिगम संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम यानी NPTEL,
BITEL, सी ऑप्शन है BITE, और तीसरा ऑप्शन है NIOS, चौथा ऑप्शन है BITE, पांचवा ऑप्शन है CEC। ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा चुका है मित्रों कई बार। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा कौन सा प्रश्न है, हाँ 15 नंबर। 16 नंबर है। तो इसका हो जाएगा पहला, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलोर। ठीक है, प्रौद्योगिकी संवर्धित अधिगम संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम। तीसरा है राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान NIOS, और शैक्षिक संप्रेषण हेतु संघ CEC। उसके बाद 17 नंबर प्रश्न देते हैं, सही कथन कौन सा है, सत्यता और असत्यता व्यष्टिक प्रतिज्ञप्तियों के गुण हैं। ऑप्शन नंबर बी, वैधता कभी भी स्वयं से किसी एकल प्रतिज्ञप्ति के लिए प्रयुक्त नहीं की जा सकती। ऑप्शन नंबर सी है, वैध युक्ति में इसके सभी आधार वाक्यों का सत्य होना आवश्यक है। चौथा ऑप्शन है, किसी वैध निगमनात्मक युक्ति में सभी आधार वाक्य सत्य एवं निष्कर्ष असत्य नहीं हो सकते हैं। तो इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी, ACD। ठीक है, ACD सही हो जाएगा। क्या है पहला, ACD, सत्य और असत्यता व्यष्टिक प्रतिज्ञप्तियों के गुण हैं। वैध युक्ति में इसके सभी आधार वाक्यों का सत्य होना आवश्यक है। फिर तीसरा है, किसी वैध निगमनात्मक युक्ति में सभी आधार वाक्य सत्य एवं निष्कर्ष असत्य नहीं हो सकता है। ठीक है, फिर 18 नंबर प्रश्न देखते हैं मित्रों, मिलान करना है, ये पर्यावरण से है प्रश्न। जल रोग की तरफ दिया गया है, इस तरफ उदाहरण दिए गए हैं। ठीक है, पहला थे जल जनित बीमारी, मलेरिया किसके कारण होता है, जल सावित बीमारियां, सिस्टोसोमाइसिस। सी वाला है जल आधारित बीमारियां, एक आंतजोर आंतों संबंधित। उसके बाद में चौथा है जल संबंधित बीमारियां। ठीक है, ट्रैकोमा। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी सही हो जाएगा, 1 का 3। ठीक है, किसी के संबंधित देख लेते हैं इसको सीधा सीधा। जो जल जनित बीमारी है, ठीक है, ये टाइफाइड है जो है वो जल जनित बीमारी है, दूषित जल या भोजन करने से होता है। जल धावित बीमारियां ट्रैकोमा है, ट्रैकोमा। उसके बाद जल आधारित बीमारियां सिस्टोसोमाइसिस हैं, इनको ध्यान रखेंगे, फिर से रिपीट हो सकते हैं। उसके बाद में जल संबंधित बीमारियां, यानी जल में अगर बीमारी कारक परजीवियों के रहने के कारण अगर जल में कोई गंभीर बीमारी का जीव रहता है, उससे क्या होगा, मलेरिया रोग फैलेगा। 19 नंबर प्रश्न है, ये भी पर्यावरण से है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक कम समय तक अस्तित्वान एवं अस्थिर वायु या जल प्रदूषक है। कौन कम समय तक रहता है, वाष्पशील कार्बनिक यौगिक यानी OVC। ठीक है, इसका मित्रों ये भी पूछा जा चुका है एक बार, इसका फुल फॉर्म वोलेटाइल है ना, वोलेटिल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इसको ध्यान रखेंगे। बीस नंबर प्रश्न देखते हैं, ये रीजनिंग का है। एक तरफ कोड दिया, उसका फिर दूसरी तरफ कोडिंग दिया गया है, BOLTRING, इनका फिर एक तरफ मीनिंग दिया गया, इनको मैच करना है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा,
चलिए देखते हैं इसको कैसे निकला है ये। इनकी वैल्यू निकाल करके ऐड करना है। बी का कितना होता है 2, ओ का 15, एल का 12, टी का 20, सब जोड़ेंगे तो पूरा 49 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आर आई एन जी इनको जोड़ेंगे तो 48 बनेगा। एस ओ एल डी 50 बनेगा। एफ आर ओ एम 52 बनेगा। इस तरह से निकाल करके इनको अरेंज करना था। प्रश्न नंबर 21 देखते हैं क्या पूछा गया है। वर्णमाला लेखन के संचार में स्पर्श रहित संस्कृति में से किस संस्कृति के रूप में ज्ञात है। यह हायर एजुकेशन से है सवाल। साक्षरता, मुद्रण कला, अनन्यता, प्राथमिक मौखिकता। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो मित्रों आज हम लोग यहीं तक इसको सॉल्व करते हैं। अभी आगे इसके कॉम्प्रिहेंशन भी सॉल्व करना है, बड़ी लंबी क्लास हो जाएगी। तो इसके आगे हम लोग दूसरी क्लास में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।